हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों का? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आज तक हम लोग देख चुके हैं बेटा L25 तक आप अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे और इधर बीच में थोड़ा सा गैप भी हुआ है और टाइम भी आपको मिला हुआ है। तो आप हमारे समझ से जो भी बैकलॉग वगैरह रहा होगा, छूटा रहा होगा, वह आप सभी लोग अपना अपना पूरा कर लिए होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा L26, जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे। तो आइए, और चैप्टर है हम लोगों का वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे बेटा कि वर्क, एनर्जी, पावर में वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। फिर आप देखे होंगे कि फोर्स, इससे पहले अभी NLM पढ़े हैं आप, NLM आपका पूरा कंप्लीट हो गया होगा। तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ द फोर्स, फोर्स होता क्या है, फोर्स कितने टाइप का होता है। तो हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द फोर्सेज। कौन कौन बेटा? फंडामेंटल फोर्सेज। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज। नंबर 1 कौन? हाँ जल्दी बोलिए, फटाफट याद हो तो जल्दी बोलिए बेटा। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज द मोस्ट फंडामेंटल फोर्स। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4 वीक फोर्सेज। तो इसका केवल नाम है वीक फोर्सेज, ये है, वीक नहीं है। यदि मैं कहूँ कि सबसे वीक फोर्स कौन है तो आप किस पर निशान मारेंगे बेटा? सबसे वीक फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही सबसे वीक फोर्स है, लेकिन नाम है वीक फोर्सेज, चौथा फोर्स। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है तो आप जानते हो कि न्यूक्लियर फोर्स। और सबका ओरिजिन, यानी कि कौन सा फोर्स किसके एक्सचेंज से प्रोड्यूस होता है। मैं कहूँ आपसे कि व्हाट इज द फोर्स। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में फोर्स ही के विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें आपको पिछले लेक्चर में NLM में ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूँ। मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके एक्सचेंज के कारण से प्रोड्यूस होता है तो आप कहेंगे सर कि F बराबर न्यूटन्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। तो F इक्वल टू क्या? कैपिटल G m1 m2/r²। लेकिन सवाल ये नहीं है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, हाउ मच ग्रेविटेशनल फोर्स। सवाल ये है कि हाउ इट प्रोड्यूसेस, किसी दो मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों प्रोड्यूस होता है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप क्या कहेंगे? जानते हैं कि जो मोस्ट एडवांस एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इज द एक्सचेंज थियरी बाय गिवन बाय द यूकावाई जापानीज साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, force always, for what is the force? Force is the interaction between two fields or the two bodies, which always takes place due to the exchange of the something, and that something depends on the nature of the fundamental force. Since there are 4 forces and therefore there will be 4 fundamental particles. Number 1 ग्रेविटांस। तो ग्रेविटांस क्या बेटा? जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होता है। नंबर 2 फोटॉन, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। नंबर 3 पाइमेशन, जिससे न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है और सबसे छोटी साइज है। न्यूक्लियर फोर्स ओनली एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स कि आप कह सकते हैं कि रेंज इज द स्मॉलेस्ट रेंज। लेकिन पावर सबसे ज़्यादा, पावर सबसे ज़्यादा मीन्स द मैक्सिमम पावर, मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके बाद है कौन सा? नंबर 4 पे वीक फोर्सेज। तो किसी पार्टिकल के एक्सचेंज के कारण प्रोड्यूस होता है तो दैट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ द बोसन। तो ऑलरेडी हैज बीन डिस्कस्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स इन द L24, L25, L23 मीन्स हैज बीन डिस्कस्ड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। नाउ कम ऑन द पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क। तो वर्क क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क? हम कहीं पे कहते हैं कि वर्क क्या है, वर्क कितना हुआ, तो आप तो फार्मूला हो गया। लेकिन एक लाइन का मैं डिफिनीशन आपसे कहूँ कि वर्क होता क्या है तो आप क्या कहेंगे, है ना? वो क्या कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि सर F इंटू dx कर दीजिए या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। तो दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स, मीन्स दैट इज द फार्मूला टू डिटरमाइन द वर्क डन, नॉट द डिफिनीशन। एक लाइन लिखे हम, चलिए आइए मैं बता रहा हूँ क्या लिखना बेटा। तो एक लाइन लिखा है कि व्हाट इज द वर्क। तो जब वर्क का डिफिनीशन देना होगा बेटा तो आप केवल बस एक लाइन लिखिए वहाँ पे कि दिस इज द एनर्जी ना। तो लिखिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी
amount of energy passing across a boundary, passing across a boundary due to difference between forces across the boundary. मीन्स इससे अब आप क्या क्लियर हो रहे हैं बेटा? इससे आप एक क्लियर हो रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि यह कोई एक वस्तु है या कोई एक बाउंड्री है. बाउंड्री मीन्स मान लीजिए सपोज दैट कि एक कोई वस्तु है. यदि मैं इधर से भी फोर्स लगा दूं बेटा F और इधर से भी फोर्स लगा दूं F, तो बोथ साइड में फोर्स क्या हो गए? बराबर हो गए. जब दोनों साइड में फोर्स बराबर हैं तो इधर से आपने फोर्स लगाया बेटा, इधर से फोर्स लगाया, तो F नेट कितना हो गया बेटा? तो F नेट तो 0 हो गया. और यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि अक्रॉस ए बाउंड्री ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस. डिफरेंस बिटवीन द फोर्सेस यानी कि या तो अकेला एक फोर्स लगा हुआ हो या नहीं तो फिर दो लगे हैं, तो उनका डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ तो दोनों डिफरेंस दिया, F नेट बराबर 0 हो गया. क्यों? कि बोथ आर द इन अपोजिट डायरेक्शन and both are in the opposite direction. Also the numerical value are given same and both are in the opposite direction. And the point of action, यानी कि जिस बिंदु पर दोनों फोर्स लग रहा है, point of action and the line of action both are the same. Line of action यानी कि जिस लाइन में फोर्स लग रहे होते हैं, point of action जिस बिंदु पर लग रहे होते हैं. तो जब कभी भी दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में समान बिंदु पर एक ही बिंदु पर लग रहे होते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा कि एक ही बिंदु पर लग रहे होते हैं, तो एक ही बिंदु पे लग रहे होते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन है कि एक ही लाइन में होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है. तो जब इनका रिजल्टेंट 0 होता है बेटा, तो यहाँ डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ नहीं. जब डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ नहीं तो व्हाट विल बी द एनर्जी फ्लो ऑफ द एनर्जी अक्रॉस दिस बाउंड्री. यानी कि जहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन बेटा परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, इमेजिन किया जाए, तो एनर्जी का फ्लो चाहे उधर या चाहे इधर नहीं होगा. क्यों? फोर्स नहीं काम करा तो एनर्जी का फ्लो भी नहीं होगा. तो जब एनर्जी का फ्लो नहीं होगा बेटा, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि द वर्क डन विल बी 0. क्या बोलेंगे आप? आप कहेंगे कि वर्क डन इक्वल टू 0 बिकॉज देयर विल बी नो फ्लो ऑफ द एनर्जी एंड सो देयर विल बी नो फोर्स, देयर विल बी नो वर्क, क्योंकि नेट फोर्स 0 है. बात समझ गया? तो यानी कि आप जब वर्क को कैसे डिफाइन करते हो, तो दिस इज द बेस्ट डिफिनीशन ऑफ द वर्क. वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आप कहते हैं जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि वर्क इज व्हाट, तो आप कह दिया कि F इंटू DX, तो दैट इज नॉट द डिफिनीशन ऑफ द वर्क, दैट इज द फार्मूला ऑफ द वर्क. फिलहाल अब चलो बेटा, अब यहाँ पर अब इस दूसरे किसी एग्जाम्पल को लेके बात को समझते हैं. जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर कोई वस्तु दिया हुआ है, मास इसका M है और हमने इधर से फोर्स लगाया बेटा, हमने इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, लेकिन इधर से हमने एक फोर्स लगाया 2 न्यूटन का बेटा. तो अब आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सी बात है भाई कि अब यहाँ पर 10 न्यूटन लगाया, यानी कि मैं कहूँगा बेटा कि F नेट बराबर कितना है, तो आप कहेंगे सर 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, दो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए बराबर 8 न्यूटन का नेट फोर्स इस बिंदु पे काम कर रहा. पॉइंट ऑफ एक्शन पे नेट 8 न्यूटन का यानी 8 न्यूटन का फोर्स बेटा काम कर रहा है इस पर. अब यहाँ पर कितना वर्क कितना हुआ बेटा? तो वर्क कितना हुआ? तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब आप अपना फार्मूला यूज़ करेंगे. तो अब जब फार्मूला हमको यूज़ करना होगा, तो फार्मूला के पीछे क्या कंसेप्ट है बेटा, कैसे यूज़ करते हैं? तो जब जैसे मान बेटा कि अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती हैं बेटा कि वर्क कैसे कैलकुलेट W ना बेटा, कैलकुलेशन. जब हमको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो डिफिनीशन तो सीख लिया बेटा. तो वर्क डन जब कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? तो हमारे सामने दो सिचुएशंस आ सकते हैं. केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी कि आपके पास दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने. केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है बेटा? केस नंबर फर्स्ट ये हो सकता है कि जो F की वैल्यू है ना, तो F की वैल्यू क्या दिया हो? कांस्टेंट दिया हो. कांस्टेंट का मीन्स क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाऊंगा आपको कि जैसे मान लो कि बेटा यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ, F इक्वल टू 10 न्यूटन बोला ना, तो क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट कहलाएगा. क्यों कहलाएगा?
क्योंकि न ही ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है न ही ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यह इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको बोलोगे कांस्टेंट, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन टी एंड एक्स, ना ही टी है और ना ही एक्स है। तो टी और एक्स न होने की वजह से ये इसको हम क्या कहेंगे बेटा, टी और एक्स न होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि एक कांस्टेंट है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम एंड इट डज नॉट आल्सो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो हम इसको कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। लेकिन अब मैं कहूँ बेटा कि f इक्वल टू 10x है, अब क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। क्यों? f इक्वल टू 10x यानी कि x फोर्स का मान कांस्टेंट नहीं है, वह देख रहे बेटा x के साथ वेरी कर रहा है। यानी कि कैसे? देखो बेटा, जब x की वैल्यू 0 है यानी कि ओरिजिन मान लिया जाए, तो जब x की वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो फोर्स की वैल्यू 0 हो गई। जब 1 मीटर पर हम गए तो जब x की वैल्यू बेटा, जब x की वैल्यू 1 मीटर में रख दूं तो अब f की वैल्यू देख रहे बेटा 10 न्यूटन हो गया, है ना। तो यानी क्या हो रहा है, कभी कहीं 0 है कहीं 10 है। अब जैसे मान बेटा कि x बराबर 2 मीटर ले लिया जाए तो f की वैल्यू देख बेटा 20 न्यूटन हो गई। तो क्या f कांस्टेंट रहा? नहीं रहा। f कंटिन्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तब हम w कैसे निकालेंगे, w वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जब ये वाला रहेगा, कांस्टेंट वाला रहेगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके सामने ये दो सिचुएशन वर्क कैलकुलेट करने के आ सकते हैं। अब जैसे मान बेटा कि W है और कहीं F दिया हुआ है, F दिया है जैसे 5t + 5 न्यूटन, इस तरह से दिया हुआ है। क्या शो कर रहा है यह कि F की वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो कौन सा नियम लगाएंगे? तो तुरंत क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे कि यह फोर्स कांस्टेंट वाला है या कि यह फोर्स वेरिएबल वाला है। यह देख करके तुरंत आप समझ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे मान लो बेटा कि अब ये क्लियर हो गए आप इन दो सिचुएशंस में। ओके, आओ अब चलो बेटा, अब अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो हम न्यूमेरिकल ले करके आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब कांस्टेंट रहेगा तब कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और जब वह वेरिएबल होगा तब कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए अब यही पहले समझ लिया जाए। आइए आगे जाने पहले यही समझ लेते हैं बेटा। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए बेटा कि सपोज करें कि केस नंबर हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं ना, केस नंबर फर्स्ट पे लेते हैं। और केस नंबर फर्स्ट लेते हैं कि f की वैल्यू कांस्टेंट है। f ना, फोर्स F इक्वल टू क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक, तो फोर्स कहीं पे कांस्टेंट है और किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, यानी कि यह d क्या है बेटा? तो d है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है कहीं पर, सपोज करिए। तो इस केस में बेटा हमको वर्क कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर F डॉट वेक्टर D कर दीजिए बेटा। तो इसका फार्मूला होता है बेटा वर्क बराबर क्या होता है? तो यह होता है कि वेक्टर F डॉट वेक्टर D, यानी कि ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जानते बेटा कि पढ़ोगे वेक्टर में कि इसका प्रोडक्ट की वैल्यू होती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द F इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बेटा D। डिस्प्लेसमेंट है D और वो भी क्या बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड लोगे। और दोनों के बीच में देखो बेटा एंगल कितना है, तो दोनों के बीच का एंगल ले लोगे। और उसके बाद में W बराबर F, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द F, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द F मैग्नीट्यूड ऑफ द D इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब थीटा किसके बीच का एंगल बेटा? तो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन क्या? एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर D। तो आपको जब वर्क कैलकुलेट करना होगा बेटा और ऐसा सिचुएशन होगा कि जो इसकी वैल्यू है कांस्टेंट है, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब कहेंगे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये आया कहाँ से, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यह ऐसे लिखा गया। जानते बेटा कहीं पर भी जो वर्क होता है ना, जो वर्क होता है तो ये होता है बेटा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट ना इन द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, यानी कि पूरा डिटेल कंसेप्ट इसका यह है बेटा कि कहीं पर भी जो वर्क होता है वो बराबर किसके होता है, तो दैट इज द फोर्स, और इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी आप जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखते हो ना बेटा, तो वह डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा फोर्स की दिशा में ही लिया जाता है, किसी दूसरी जगह नहीं लिया जाता। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गए। आओ अब हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मान बेटा कि यहाँ पर क्वेश्चन हम कोई ले लिया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे मान बेटा कि यहाँ पर कोई ये वस्तु दी हुई है जिसका मास है 10 kg की कोई वस्तु रखी हुई है, और इस पर हमने एक फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का, ठीक बेटा, 100 न्यूटन का हमने इस पर एक फोर्स लगाया। ठीक, अच्छा, अब हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि डिटरमाइन वर्क डन ना बेटा, कहा जा रहा है बेटा कि इसमें 100 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और कहा जा कि डिटरमाइन द वर्क डन, लेट डिस्प्लेसमेंट produced 20 मीटर in 5 सेकेंड। अब क्या बेटा कि 20 मीटर का डिस्प्लेस, जैसे बेटा देखो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 किलोग्राम की कोई वस्तु थी, और कहा जा रहा है कि लेट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड 20 मीटर इन द 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में बेटा 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ, और आपसे केवल कुछ नहीं, बस फिर पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। यहाँ कोई एंगल नहीं दिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, बहुत ही सिंपल सी बात बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब क्या करोगे, तो बस कुछ भी, हाँ तो कुछ भी नहीं करना भाई। W बराबर जानते हो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो चूंकि आई जे के वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिया नहीं है, यदि वेक्टर क्वांटिटी के रूप में रहता तो आप जानते बेटा कि उससे न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात बेटा, वो भी स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वहाँ स्केलर फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू केवल दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब रही बात कि दोनों के बीच का एंगल चेक करना है, तो एंगल यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है 20 मीटर जो फोर्स है उसी की दिशा में हुआ होगा, क्योंकि इनिशियली बॉडी पहले से किस में है, पहले से रेस्ट में है। तो जब बॉडी पहले से वेलोसिटी रहा होता तो हो सकता है किसी दूसरी दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि बॉडी पहले से रेस्ट में है, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा फोर्स के दिशा में होता है, तो फोर्स के दिशा में ही यह डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर का हुआ होगा, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। अब रही बात कि कितने देर में हुआ है, तो 5 सेकेंड, तो हमको वर्क निकालने में इस 5 सेकेंड यानी टाइम का कोई हमको ज़रूरत है नहीं। टाइम की ज़रूरत हमको तब होती बेटा जब अभी हम पावर पढ़ेंगे, तब वहाँ पे ज़रूरत होती। तो अब यहाँ पर बेटा W बराबर हमको क्या करना है, तो कुछ नहीं बेटा, बहुत ही आसान सी बात है। तो W बराबर क्या हो गया, तो फोर्स ना बेटा, सीधा सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना बेटा, एन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अब बेटा फोर्स का आपने कितना लगाया बेटा, तो 100 न्यूटन लगाया है फोर्स, 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस हुआ है, 20 मीटर हुआ है, कहाँ पर हुआ है, उसी दिशा में हुआ है। तो अब कितना हो गया बेटा, तो यहाँ पर हो गया 2000 न्यूटन। तो 2000 बेटा जूल है वह बेटा, 2000 क्या, 2000 जूल्स। तो 2000 जूल इज द वर्क डन, W हो गया बेटा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब जैसे मान लो कि अब इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता कि अब मैं अभी पे पावर बता दूं बेटा, पावर क्या होता है ना। तो पावर बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, जानते हो कि रेट ऑफ द डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना, कहीं पर भी जो वर्क हो रहा है यदि कहीं पर भी, तो वर्क का रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क। तो बेटा रेट ऑफ द डूइंग वर्क, तो क्या करोगे, पावर P बराबर क्या करो बेटा, वर्क W अपॉन T, रेट ऑफ द डूइंग वर्क। यानी इस बात को कैसे लिख सकते हो, इस बात को लिख सकते हो dW अपॉन dt लिख सकते हो बेटा। यानी यहाँ पर चाहो इंटरवल लगा दो बेटा कि व्हाट इज द वर्क डन इन ए पार्टिकुलर टाइम, डेल्टा T, कि dW बाई dt लिख सकते हो।
क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा कि इसको हम कहते हैं पावर। अब यहाँ पर क्या हो गया, यूनिट देखा जाए तो ये हो गया आपका ये हो गया जूल्स ना बेटा, ये हो गया जूल, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, थोड़ा सा इसको सही कर दो, बेटा ये हो गया जूल और ये हो गया सेकेंड, क्लियर बेटा। तो जूल पर सेकेंड, और इसी को ना, इसी को कहा जाता है वाट। क्या बोलते हैं, वाट बोलते बेटा। अब P बराबर कितना हो गया, अब ये तो वाट बेटा छोटा लिमिट है, ज़्यादा वैल्यू रहेगी तो किलो वाट ना बेटा उस पर लिख लोगे अपना। तो देखो बेटा P बराबर अब कितना हो गया, अब इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए तो 2000 जूल वर्क हुआ है और कितने देर में हुआ, 5 सेकेंड में। तो 2000 अपन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड कर दो बेटा, P बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 400 वाट, 400 वाट। यहाँ पे 5 है बेटा, 4 आ जाएगा, 400 वाट। तो पावर कितना आ गया बेटा, 400 वाट। अब रही बात है बेटा कि एनर्जी ना, एनर्जी कितना स्पेंड हुई, तो वर्क डन ना बेटा। अच्छा अब मान लो बेटा यहाँ पर मैं अब इसी क्वेश्चन में अब आप मैं ये आपसे कहता हूँ बेटा, यह अगला पॉइंट कि व्हाट विल बी वेलोसिटी of the mass 10 kg at the end of 5th second। अब मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मास 10 kg एट द एंड ऑफ द 5th सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में ये वर्क हुआ है। तो जब 5 सेकंड में वर्क हुआ तो बेटा तो 5वें सेकंड की समाप्ति पर इस वस्तु की कुछ वेलोसिटी तो गेन कर लिया होगा ना बेटा। ये जो वस्तु है जिस पे हम लोग फोर्स लगाए बेटा, तो कह रहा है कि 5 सेकंड तक फोर्स लगाया गया था, तो 5 सेकंड बाद में इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी ना। इस समय जो इनिशियली ये किस में था, इनिशियली ये रेस्ट में था, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी। अब T बराबर जब हम 5 सेकंड ले लिए बेटा, तो 5 सेकंड बाद इसके पास कुछ वेलोसिटी तो आई होगी ना, इसके पास उसमें कुछ वेलोसिटी होगी ना। हाँ, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन वगैरह सरफेस पे नहीं लिया गया है, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका फ्रिक्शन कितना बेटा स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन की कोई बात नहीं दी गई है। तो जब फ्रिक्शन कुछ भी नहीं बोला गया बेटा, फ्रिक्शन के विषय में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप करोगे क्या, तो करोगे बेटा ये कि मान के चलोगे कि सरफेस स्मूथ है बेटा, तो यहाँ मेंशन कर दो कि सरफेस स्मूथ है ना बेटा। तो सरफेस स्मूथ है, तो जब सरफेस स्मूथ बेटा तो एनर्जी का कहीं लॉस होना नहीं है। तो जो भी आपने वर्क किया है, वर्क करने में जो भी आपने एनर्जी दिया है, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड। आपने जो वर्क किया है, जो एनर्जी आपने दिया, दैट एनर्जी विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी में आपका जो वर्क डन हो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। तो इसी को कहते हैं, पीछे पढ़े हैं, आया है न्यूमेरिकल्स बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन में। क्या अब यहाँ पे थ्योरम में बेटा कहते हो, क्या कहते हो, वर्क एनर्जी ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या कहते हैं बेटा इसी को आप कहते हैं बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है बेटा आगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है बेटा कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो भी वर्क डन होता है कहीं पर भी ना, जो वर्क डन होता है वह हमेशा चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जो भी वर्क होता है वह चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि ये क्या बेटा, इसको कैसे लिखोगे, तो आप लिख दो यहाँ पर, ऐसे लिख दीजिए कि वर्क डन बराबर क्या होता है। तो लिखो बेटा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बेटा, तो चेंज इन द वर्क डन ऑलवेज विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर आपको बार बार करने होते हैं ना, एग्जामिनेशंस वगैरह में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक एग्जाम की बात तो बहुत दूर की है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलो बेटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो आपका ये क्या है बेटा, यह है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखो अपने क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो वर्क डन हैज़ बीन कैलकुलेटेड, वर्क डन हैज़ बीन कैलकुलेटेड, यस हाउ मच द वर्क डन इज 2000 जूल्स ना बेटा। तो वर्क डन इज 2000 जूल्स। अब बेटा अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड में
हमने रख दिया 2000 जूल्स रख दिया बेटा, और इधर चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m, तो आपने यहाँ पे रख दिया बेटा हाफ m का मान कितना है 10 है, और यहाँ पर v स्क्वायर, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इनिशियली बॉडी वाज इन रेस्ट, देयरफॉर दैट विल बी द जीरो। तो अब यहाँ पे बेटा क्या करोगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ से इधर से हटा दो बेटा, और 2 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा v स्क्वायर, यानी कि यह 2 बेटा हम इधर ले गए और ये जीरो को हटा दिया है, ये 200 था 400 हो गया, तो v स्क्वायर बराबर आया 400, तो v बराबर कितना हो गया, v बराबर हो गया बेटा √400, यानी कि v बराबर कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया बेटा। क्लियर? ओके। तो अब एक ही क्वेश्चन हमने लिया, आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया और वहाँ पर दिखाया कि आप एक ही क्वेश्चन में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, आप कुछ सेकंड बाद आप उसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको यदि दिया हुआ है कितने देर में वर्क वो किया गया, तो जो करने वाला बाहरी एजेंट है जो कर रहा है उसका पावर क्या है, तो पावर कैसे निकालोगे। तो ये सिंपल सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में ये बात अच्छी तरह से आ गई होगी। क्लियर? अब चलिए इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे अब हम लेते हैं बेटा केस 2 लेते हैं। केस 2 में जानते हो अब फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स कांस्टेंट रहेगा, नहीं रहेगा ना, कांस्टेंट तो हो चुका, तो कांस्टेंट में हम लोग देखें क्या किए। अब जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा बेटा, जैसे मान लो कि अब यहाँ पे F बराबर क्या दिया है, जैसे मान बेटा कहीं दिया है F बराबर 5x + 10 दिया है ना, F बराबर 5x + 10 न्यूटन दिया है, और कह रहा है हम लोगों से कि डिटरमाइन वर्क डन टू डिस्प्लेस कह रहा है डिटरमाइन द वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी अप टू 20 मीटर। कह रहा है कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट यदि इस वस्तु का करना बेटा, कह रहा है कि 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है ना, तो कह रहा है बेटा कि इसे 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करना है, तो बताओ कि इस वस्तु का 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करने पर इसमें वर्क डन क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं बेटा अब इस क्वेश्चन को, यानी चूँकि यहाँ पर F अब कांस्टेंट नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है कि F कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? तो या इस क्वेश्चन को थोड़ा हम दूसरे चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। अब जो बेटा तो जब ये कांस्टेंट नहीं है तब हम क्या करेंगे, चूँकि फोर्स हमारा कैसा है, फोर्स हमारा वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट दी हुई है कि 20 मीटर तक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20 मीटर, तो 20 मीटर तक हमको वर्क निकालना है कि वस्तु को ले जाने में 20 मीटर वर्क कितना करना पड़ेगा, यानी कि हायर लिमिट हमारी 20 मीटर हो गई। अच्छा अब यहाँ चूँकि फोर्स कांस्टेंट नहीं बेटा, तो जानते हो कि जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है और आपको टोटल बताना है, तो जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को तुम बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो अब वर्क बराबर क्या होगा बेटा, तो यदि छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लिया जाए dw, तो हम लोग कहेंगे ना बेटा कि यह F ले लिया जाए 4 और यहाँ पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए dx। अब यदि इसको तो dw बराबर क्या लिख सकते हो, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा फार्मूला तो एक ही है, फार्मूला तो एक ही है कि जो वर्क डन होता है वह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो लिखना तो आपको शुरुआत में ऐसे ही पड़ेगा कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन चूँकि हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन फार्म में लाना है इसको, तो अब इंटीग्रेशन फार्म में लाने के लिए अब स्मॉल एलिमेंट लोगे, ऐसा इसलिए करोगे कि स्मॉल एलिमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज द dx, तो यहाँ पर इतना छोटा एलिमेंट है dx, तो इस समय फोर्स में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की चांसेस नहीं है।
तो यहाँ पर चूंकि फोर्स हमारा कांस्टेंट हम मान सकते हैं कि यह छोटे से dx में हमारा फोर्स कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को मान करके dx से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा वर्क आया वो भी छोटा सा हुआ, तो इसलिए उसको dw लिखा गया। इसको इंटीग्रल फार्म बोलते हैं। इसको इंटीग्रेशन के फार्म में कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है। अब रही बात बेटा यह कि हमको टोटल चूँकि बताना है कि अब इसको आगे क्या करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। तो अब इसको यदि हम इंटीग्रेट कर दें और यहाँ 0 से w कर दें बेटा, और यहाँ x1 से x2 कर दें ना, x1 से x2 कर दें, तो हम क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ बेटा ये w 0 वाली लिमिट होती है, तो जानते हो चाहे लिखो या मत लिखो। और यहाँ पे w हुआ बेटा, और इसको हमको इंटीग्रेट करना है तो f इंटू dx किया, और यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी, जो हायर लिमिट होगी, उन पर हम क्या कर देंगे, दोनों वैल्यू रख देंगे, और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हम अपना आंसर पा जाएंगे। तो सो मच joules will be the answer. Now the putting the values and try to solve this question. तो W बराबर क्या किया बेटा, यहाँ पर कह रहा है ना कि इनिशियली वस्तु कहाँ पे थी। तो इनिशियली ये देखा जाए कि x1 हम क्या माने, 0 माने कि क्या माने। तो अब हमको एक बात करनी पड़ेगी, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होने की चांसेज होती है बेटा। तो f की जो वैल्यू दिया है बेटा, f जब फोर्स दिया है ना, तो वह दिया है 5x + 10 दिया है। तो फिलहाल आइए पहले हम मान रख देते बेटा 5x + 10 दिया है ना, ये इतना फोर्स हो गया। और यहाँ पे कह रहा है dx है कि हमको इसका dx बता देना है, ठीक। अच्छा, अब सवाल ये बेटा कि यहाँ पर x1 यानी कि कहाँ से कहाँ तक वस्तु को जानी है, तो हम x1 कितना रखें और x2 कितना रखें, यानी कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट को हम लें क्या, है ना। तो लोअर लिमिट और हायर लिमिट को लें क्या, तो क्योंकि वस्तु कहाँ पर है शुरू में हमको ये बात का पता तो है नहीं। अब ये तो बोला, यदि ये बोला होता कि वस्तु ओरिजिन पे रखी हुई है तो हम 0 लेते या ऑफ कोर्स, लेकिन ये चूँकि नहीं बोला गया है, तो जब ये नहीं बोला गया है तो हमको इसका लोकेशन पता करना पड़ेगा कि यह शुरू में कहाँ था। तो अब ये शुरू में किस डिस्प्लेसमेंट पे था। चलो बेटा, यदि हम इसमें x1 पाना चाहते हैं, इसका x1 पाने के लिए हम ये सोचते हैं कि यह वस्तु ओरिजिन पे रखी गई थी। तो ओरिजिन पर रखने के लिए हमको करना क्या है बेटा, तो हमको करना क्या है, तो अब हमको करना क्या बेटा, तो इसके डिस्प्लेसमेंट की बात अब देखो बेटा करना क्या है। तो यानी कि यहाँ पर देखो बेटा fx है ना, तो फिलहाल ऐसे मत करो, सीधे पहले इंटीग्रेट कर दो, इसमें करने इसके छोड़ दो, इस यहाँ पर उस बात को छोड़ बेटा, सीधे आ जाओ यहाँ पर। चलो अब हम कुछ करो बेटा, क्या है, मैं अभी इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ बेटा। इसको सीधे इंटीग्रेट कर दो, तो सीधे इंटीग्रेट करोगे तो क्या पाओगे बेटा, सीधे इंटीग्रेट करोगे पा जाओगे 5x × dx। ध्यान देना बेटा, 5x × dx ना, और प्लस फिर और क्या पा जाओगे बेटा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 10 × dx पा जाओगे, ठीक। पहले इंटीग्रेट कर दो इसको, तो w बराबर क्या मिला बेटा आपको, तो 5x यानी कि 5x² / 2 मिला, प्लस यहाँ पे क्या पा जाओगे, यहाँ पर पा जाओगे 10x, पा जाओ बेटा, यहाँ पर पा जाओगे 10x पा जाओगे, ठीक। अच्छा, अब जाते देखो बेटा, अब यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पर देख रहे हो कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया, तो इसमें यदि ये यहाँ इसमें कहा रहा है ना बेटा, इसमें कहा कि अप टू 20 मीटर, तो अप टू 20 मीटर। तो अब सीधे क्या करो बेटा कि यहाँ पर अप टू 20 मीटर क्यों, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन आएगा ना, तो आपसे जनरली ऐसे पूछेगा, मैं अभी अगले क्वेश्चन में लूँगा, तो ऐसे पूछेगा कि वर्क डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बिटवीन 2 and 5 मीटर। तो ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या करना बेटा, x1 बराबर 2 to 5 मीटर मान ली बोला हमने, तो 2 to 5 मीटर, तो x1 बराबर 2 हो गया और x2 बराबर 5 कर दीजिएगा। लेकिन जब ऐसे ना रहे केवल ऐसे साफ साफ दिया हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी अप टू 20 मीटर ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्व कर दीजिएगा। तो जब सीधे सॉल्व कर दीजिएगा बेटा, तो अब यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पर करिएगा 0 और यहाँ पर करिएगा बेटा कितना, यहाँ पर कर देना है हमको कितना 20 मीटर दिया बेटा 20 मीटर। यहाँ पर भी क्या करिएगा बेटा, यहाँ पर भी 0 से 20 मीटर, क्योंकि स्पष्ट दिया हुआ कि 20 मीटर में, तो 20 मीटर में हमको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब देखो बेटा यहाँ पर कितना हो गया 5/2 हो गया और यहाँ पर हो गया बेटा एक्स स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 400 हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 10 है और इंटू एक्स की वैल्यू 20 ना ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा तो W बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का 2 से कट जाएगा ये हो जाएगा 200 और 200 को 5 का मल्टीप्लाई करो बेटा तो आ जाएगा 1000 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बेटा 200 हो जाएगा। क्लियर? चलो बेटा तो ये हम लोग का हो जाएगा बेटा 1000 इंटू 200 यानी कि हाँ बेटा चेक कर लेना एक बार ये 20 है 200 हो गया बेटा और यहाँ पर जो है 2 है 5 है 1000 हो गया बेटा। तो W की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर 1200 जूल्स 1200 जूल्स। क्लियर हो गए? तो ये है बेटा इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आओ अब ऐसे ही मिलता जुलता है दूसरा क्वेश्चन जब साहब दिखाते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि ये फोर्स F इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ना न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg और आपसे पूछ रहा है कह रहा है कि डिटरमाइन वर्क डन between 2 मीटर to 4 मीटर। ओके बेटा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सीधे अब आपको क्लियर जो अभी मैं पिछले क्वेश्चन में बताने जा रहा था तो वो बात अब यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट हो गई। यस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया बेटा? हाँ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो फटाफट कर दीजिए। ये एकदम जैसे बताया है ठीक वैसे ही कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं। देखो बेटा अब क्या करोगे करोगे क्या ये एकदम से वैसे ही बेटा। देखो F देख लिया देखा बेटा यहाँ की पहली बात अब ये कि आप फोर्स तो तुरंत पहचान जाओगे। देखे कहीं पर भी यदि आपको फोर्स में ना बेटा कहीं पर भी फोर्स में आपको क्या क्या दिखाई पड़े तो समझ जाओगे कि वेरिएबल है। या तो फोर्स में टाइम हो या तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। तो जब कभी भी एक फोर्स में तुमको दिखाई पड़ जाए तो समझ जाओगे कि क्या है वो वेरिएबल है। तो अब देखो तब क्या किया है यहाँ पर F इंटू डी एक्स यहाँ पर क्या लिखते हो बेटा x1 से x2 लिमिट लगाते हो और यहाँ पर लिख देते हो W। ये आपका फार्मूला है। अब ये बार बार आपको यही यूज करना है। चलो अब W बराबर हम लिख लिया जाए बेटा कहाँ से कहाँ तक है बेटा 2 मीटर से लेकर के और कह रहा है 4 मीटर तो 4 मीटर ले लो। अच्छा F की वैल्यू दिया है बेटा 4x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस और क्या है बेटा 4x प्लस 5x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2 दिया है और इंटू दिया है यहाँ पर dx। ठीक है बेटा आओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक एज जो अभी ऊपर किए हो जस्ट वैसे ही। चलो बेटा अब यहाँ पे एक को जानते बेटा dx बाहर है तो यह भी इंटीग्रेट होगा यह भी होगा और ये भी होगा। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 4x क्यूब अपान कितना जाए बेटा नीचे 3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और मीटर देख रहे बेटा 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर के बीच बोला है तो सीधे बस इसे लिमिट लगाते जाओगे 5x स्क्वायर बाई 2 बेटा इंटीग्रेशन कर रहे हो और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी कितना 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तो हर जगह उसकी लिमिट लगा दोगे। यहाँ पर भी 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर लगा दोगे बेटा। इतना तो करना बहुत सिंपल सी क्वेश्चंस होते हैं बेटा। देखो अब W बराबर क्या करोगे 4/3 कर दिया और यहाँ पर बेटा देखो 4/3 बाहर निकाला एक बार 4 रखोगे एक बार 2 रखोगे 4 रखोगे ना तो 4 का क्यूब कितना आ जाएगा बेटा 64 आ जाएगा 4 है ना तो 16 64 हो जाएगा बेटा। तो ये 64 हो जाएगा माइनस जब 2 रखोगे बेटा यहाँ पर इसकी जगह पर x के हिसाब पे 2 रखोगे तो 8 हो जाएगा तो यह 8 हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पे आ जाओ 5/2 यहाँ ले लो बाहर बेटा
और अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक बार 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और एक बार 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो 16 में से 4 माइनस कर दो बेटा, तो 16 में से 4 माइनस कर दो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अंदर हम सीधे सॉल्व करके रख दे रहे हैं। और वहाँ पर जो बेटा ये 2 है बाहर, तो यहाँ पर प्लस लगाओ, 2 लगाया, और एक बार यहाँ पर 4 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, तो 4 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो दैट विल बी सो मच। अब इसको कैलकुलेट कर दो, तो W बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 हो गया, और यहाँ पर 8 माइनस हो जाएगा बेटा, तो यह आ जाएगा हम लोग का कितना, 8 माइनस कर दो तो 56 हो जाएगा। तो ये 56 हो गया ना, और प्लस यहाँ पे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 36 × 5 यानी कि 30 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको भी छोटा करोगे, कटेगा बेटा ये, तो 3 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो W बराबर यानी कि चलो बेटा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें ना, तो बाद में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। चलो बेटा, तो यहाँ पे 4 से 56 में गुणा कर दिया जाए तो 50 × 4 कर देते हैं बेटा, तो 200 हो जाता, और 6 × 4 करते तो 24 हो जाता, यानी कि 224 आ जाएगा। तो 224 हो गया बेटा, और अपॉन 3 और प्लस यहाँ पे आ गया बेटा 34। अब थोड़ा और छोटा कर दो इसको, तो W बराबर देखो बेटा 3 है, 7 बार जाएगा तो 21 हो जाएगा, और फिर वहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 21 हो गया ना ये, तो यह 14 हो जाएगा, और फिर 3 से करो, 3 × 4 12 हो जाएगा बेटा ना, तो 74 हो गया, और दशमलव लगा दो 20 आ जाएगा, और 3 × 6 कर दो 6 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 34 कर दो, गुणा भाग कर लो बेटा अपना। और अब यहाँ पे W बराबर कितना होगा बेटा, अभी यहाँ दोनों का सम कर दोगे, तो दोनों का सम करो बेटा, तो यहाँ 4 और 4 है तो 8 हो जाएगा, और 7 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो मच जूल्स वर्क, सो मच जूल वर्क। तो यह, तो यानी कि यह जो है बेटा, देखो अब आपने वर्क का कैलकुलेशन कर लिया, गुणा बात थोड़ा सा पहले देख लेना बेटा ना, तो देख लिया जाए, चेक कर लो बेटा, 3 7 हो गया, और 21 हो गया, 14 हो गया, 3 × 4 करोगे तो 12 हो जाएगा बेटा, और 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 20 का मतलब ये हुआ कि 3 6 18 हो जाएगा, ठीक है बेटा, और 34 जोड़ दिया, तो अब यहाँ 74 आया बेटा, और 74 और ये बच्चा 8000, ठीक है बेटा। तो अब इतना जूल वर्क हुआ, यानी कि दोनों तरह से हम लोग देखें बेटा कि कैसे निकालते हैं वर्क। आओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलो, अब जैसे मान लो बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके बेटा। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया है बेटा फोर्स लिया गया है, और यहाँ पे दिया है 20 ना न्यूटन, फोर्स बेटा न्यूटन में है, यहाँ पे दिया है 20 ना, यहाँ पे दिया है 15, और इसके सामने ना बेटा, इसके सामने दिया है 10, यानी इसके सामने 10 दिया है। यहाँ पर फिर दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है 5, और यहाँ पे दिया बेटा 15, ओके। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा, अच्छा अब यहाँ पे ये दिया है 5, यहाँ पे दिया है बेटा 10, यहाँ पे दिया है 40, और यहाँ पे दिया है 60। ये मीटर में डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। कह रहा है कि ए फोर्स इज अप्लाइंग, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी of mass 4 kg, of mass 4 kg. What is velocity of body at x = 60 मीटर, है ना बेटा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब यह वस्तु 60 मीटर पे होगी, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है, तो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो दिस इज़ ए वेरी सिंपल क्वेश्चन, और जस्ट अभी जो बताया बेटा बस उसी को यूज़ करना है। तो ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हमारे बताने के पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो सॉल्व करने की।
हाँ, कोशिश ज़रूर करो बेटा, एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने की ना। हमारे सॉल्व देखने के पहले बेटा ना एक बार ज़रूर कोशिश करो निकालने का आंसर। हो गया बेटा? आओ चलो, अब कर चुके होंगे। अच्छा बेटा, क्या करोगे, क्या करोगे? ठीक, चलो बेटा, तो ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस आप बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, पढ़े ना, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ग्राफ पहले ही अभी L1 L2 L3 में आप देखें ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए, y पर क्या लिया गया बेटा? y पर लिया गया है फोर्स, यानी कि आप जानते हो बेटा कि इसको हम लोग dy बोलते हैं और इसको हम लोग dx बोलते हैं ना। तो कहीं पर भी किसी भी ग्राफ की एरिया बताती क्या है? तो किसी भी ग्राफ की एरिया बताती है बेटा dy इंटू डी एक्स बताती है। कहीं पर भी किसी भी ग्राफ की एरिया क्या बताती है? dy इंटू डी एक्स बताती है। ठीक बेटा? अच्छा, अब यहाँ पर देख बेटा कि ये क्या है, यह एरिया है हम लोग की, ट्रायंगल फॉर्म में दिया हुआ है। ये क्या है? दूसरी एरिया है। ये क्या है? ये तीसरी एरिया है इतनी। अब यहाँ पर यदि नाम दे दिया जाए A1, ये नाम दे दिया जाए A2 और ये नाम दे दिया जाए A3। ठीक, चलो अब देखा जाए कि एरिया बता क्या रहा है। तो एरिया dy पर देखो बेटा फोर्स है और dx पर देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है बेटा। तो यहाँ पर फोर्स है और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, या ना। यानी कि जो एरिया है वो और कुछ नहीं बता रहा ना बेटा, जो एरिया है वो बता रहा है वर्क डन। जो एरिया है बेटा वह बता रहा है वर्क डन। ठीक, अच्छा, अब सवाल ये बेटा कि जानते हो कि यह A1 किस में है? A1 देख रहे बेटा पॉजिटिव है। A2 किस में है? A2 नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है। अच्छा, ये किस में है बेटा? ये देख रहे हो बेटा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। लेकिन कैलकुलेट क्या कर रहे हो बेटा? कैलकुलेट करने जा रहे हो आप वर्क डन, है ना। कैलकुलेट करने जा रहे हो वर्क डन। तो जब वर्क डन निकाले जाओ बेटा तो W बराबर कितना हो गया? तो W बराबर पहले वाले एरिया में कितना हुआ प्लस दूसरे वाले एरिया में कितना वर्क हुआ प्लस तीसरे वाले एरिया में कितना वर्क हुआ। तो यह तो 3 पार्ट में हो रहा है। तो तीनों पार्ट में बेटा क्या करोगे? W1 W2 W3 3 पार्ट में हो रहा है ना, तो तीनों की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, अच्छा, अब देखो बेटा एरिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमको बताना W निकालना है तो हमको करना क्या? देख रहे बेटा किसके बराबर आ रहा है? ये देखो एरिया, देखो साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि एरिया बराबर वर्क डन, यानी कि W बराबर और कुछ नहीं है, एरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि W बराबर हम सीधे कहें कि A1 प्लस A2 प्लस A3 हुआ, यही ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 हुआ बेटा। अब चलो जा देखना, अब यहाँ पर क्वेश्चन अब ये है बेटा कि ये तो हमारा पॉजिटिव है ना, ये तो हमारा नेगेटिव है, ये दूसरा वाला बराबर नेगेटिव बेटा, और ये हमारा पॉजिटिव है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? किसको हम प्लस रखें और किसको हम माइनस रखें, है ना। चलो, जानते हो बेटा कि जब आप वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मान लो लीनियर मोमेंटम निकाल रहे होते हैं, तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस करते हैं। लेकिन आप कैलकुलेट क्या कर रहे हो? आप कैलकुलेट कर बेटा स्केलर क्वांटिटी। तो जैसे मान लो कि आपको वेलोसिटी, यह ग्राफ होता बेटा, मान लो ये ग्राफ होता वेलोसिटी यहाँ पे होती और यहाँ पे टाइम होता। एक ग्राफ होता वेलोसिटी और टाइम का, और हम कहते हैं कि बेटा बताओ डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? कहते हैं सर A1 प्लस A2 प्लस A3। अब जो माइनस से था, A2 तो माइनस में है, तो अब जो माइनस था आप उसको भी प्लस रखें,
करते हो ना, ऑलरेडी हम लोग L2, L3, L4 में पढ़ चुके हैं, शुरुआत में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर L1 तो यह A1 प्लस A2 प्लस A3 करते आप डिस्टेंस निकालना होता। अच्छा, अब मैं कहता बेटा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो जब डिस्प्लेसमेंट बताना है तब क्या करते आप, तो डिस्प्लेसमेंट बताना होता आप कहते A1 माइनस A2 प्लस A3, माइनस लिखते ना, डिस्प्लेसमेंट बताना होता तो माइनस लिखते, ऐसे करते आए हैं आप पीछे लेक्चर में। तो डिस्प्लेसमेंट बताना है तो यानी क्यों माइनस किया आपने, A2 को माइनस क्यों रखा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए रखा। तो अब हमको ये देखना होता है बेटा, यहाँ प्लस और माइनस का कंसेप्ट ये है कि आपको ये देखना होता है ना कि हम कैसी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। हम वेक्टर क्वांटिटी निकालने जा रहे हो या आप स्केलर क्वांटिटी निकालने जा रहे हो। यदि आप वेक्टर क्वांटिटी निकालने जा रहे हो तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस रखोगे। यदि आप स्केलर क्वांटिटी निकालने जा रहे हो बेटा तो प्लस को प्लस करोगे और माइनस वाला भी प्लस कर दोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधे शब्दों में अब आ जाए टॉपिक पर बेटा, W बराबर A1 क्या हुआ, तो A1 की वैल्यू बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज है, ट्रायंगल है बेटा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस है 5 और हाइट कितना बेटा 20 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20 प्लस अब A2 भी जो बेटा A2 रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये 10 है और 40 है, यानी कि यहाँ से लेकर ना बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट हो गई 30 मीटर हो गई। आज ये फोर्स दिया है 15, तो 30 इंटू 15, तो 30 इंटू 15 हो गया प्लस अब A3, तो A3 बेटा 40 है और 60 यानी कि डिफरेंस 20 हो गया, और इसके सामने इसकी हाइट दिया है बेटा 10 दिया है, तो 20 इंटू 10 हो गया। तो अब ये हो गया 20 इंटू 10 हो गया, और देयर फॉर W बिकम्स हाउ मच, 2 से यहाँ कैंसिल बेटा, ये 10 होगा, 10 इंटू 5 यानी कि 50 हुआ, प्लस 15 इंटू 3 यानी कि 450 होगा, हाँ बेटा, तो 450 हो गया बेटा, और प्लस यहाँ पे 200 हो गया जूल। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा 50 ये है और 450 यहाँ पे, यानी कि ये कितना हो गया 500, तो 700, तो आया कितना बेटा W बराबर 700 जूल्स हो गया, 700 जूल्स हो गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर हो गए? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चलो बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं ना, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फोर्स F इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5 इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ mass 4 kg for 6 सेकेंड ना, या फॉर 5 सेकेंड का बेटा, फॉर 5 सेकेंड ना, 5 सेकेंड, डिटरमाइन फाइनल velocity of the body, determine final velocity of the body. Yes, try to do the question. हाँ बेटा, कैसे करोगे? अब इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए बेटा तो क्या करोगे? चलो, और मैं करूं? हाँ, हमारे बताने के पहले बेटा एक बार कोशिश कर लो, सॉल्व करने के बाद कोशिश कर लीजिए जरूर। चलो बेटा, आ जाओ, मैं शुरू कर देता हूँ। चलो बेटा, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा कि जो फोर्स दिया है ना, तो फोर्स इक्वल टू नॉट कांस्टेंट। पहली बात तो नज़र पड़ते ही देखा बेटा कि यहाँ फोर्स हमारा टाइम का फंक्शन है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो अब करोगे क्या बेटा, कैसे करोगे? तो फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो अब हम लोग करें क्या बेटा, डिटरमाइन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और कितने देर के लिए लगा हुआ बेटा फोर्स? 5 सेकंड के लिए। कितना मास दिया है बेटा? तो ये दिया है 4 किलोग्राम।
और इनिशियली वस्तु किस में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं है, यानी कि इनिशियली बॉडी को हम क्या मान लें बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लें। इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0 मान लें ना बेटा। चलो अब करोगे क्या, आओ अब एक बात हमको क्लियर दिख रही है बेटा कि फोर्स दिया हुआ है, यहाँ हमको बताना क्या है, हमको फाइनल वेलोसिटी बतानी है। तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो अब सीधे आपको दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि ऐसा कोई फार्मूला या कुछ भी याद आवे ना कि जहाँ हमको फोर्स दिया हो और टाइम दिया हो और हम उसको वेलोसिटी के फॉर्म में ला सके, जहाँ से हम उसको। तो जानते बेटा कि फोर्स में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलता है, पीछे पढ़ चुके हैं आप, एनएलएम में पढ़ चुके हैं। तो फोर्स में यदि टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, जल्दी सोचिए। जब यह सारी बातें जब आप अपने अपने सीख जाएंगे, तुरंत सोच लेना वहाँ तक नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल जाएगा। चलो देखो बेटा, अब यदि हम लोग एफ में dt से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या पाते हैं बेटा, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर क्या पाते हो, अरे भाई नहीं याद आ रहा है, आई पाते हो ना भाई, आई, इसी को तो कहते हो इम्पल्स, यही है ना इम्पल्स बेटा, यही तो इम्पल्स है ना बेटा। फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, एफ इंटू ए लार्ज फोर्स व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द dt यानी टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द इम्पल्स। और यह इम्पल्स, और क्या लिख सकते हो बेटा इसको, और लिख सकते हो ना डेल्टा पी, भी तो यही कहते बेटा, यानी कि यही डेल्टा पी बराबर ही तो वाई न होता है। मीन्स जो फोर्स का काम होता है, जब किसी वस्तु पर एक ह्यूज फोर्स यानी कि बड़ा फोर्स ना, एक बड़ा फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल थोड़े देर के लिए लगता है, जैसे हथौड़ी से किसी कांटी पर नेल पर हथौड़ी मारना, हैमरिंग करना, तो हथौड़ी मारते हो तो हथौड़ी संपर्क में कितनी देर आती है, वेरी लेस टाइम। लेकिन वो क्या प्रोवाइड करती है, वह हथौड़ी अपने लीनियर मोमेंटम को, यानी कि लीनियर मोमेंटम, और यानी कि यूँ कहो कि फोर्स इनटू टाइम का प्रोडक्ट को इम्पल्स कहते हैं। तो या दूसरे शब्द में कहो कि वो अपने मोमेंटम को ट्रांसफ़र करता है उसको। तो या तो कहो कि इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है, या तो कहो कि वह कहो कि लीनियर मोमेंटम उसको दे दिया नेल को। तो नेल को देने पर नेल के अंदर क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी की वजह से क्या हो गया, उसने वर्क किया, यानी कि हमने हथौड़ी मारा तो वो कांटे अंदर धंस गई किसी चीज़ में। जैसे मान लो कि कोई बैटमैन है और या ये बॉल उसके तरफ, जब बॉलर ने बॉल फेंका उसकी तरफ, तो बैटमैन ने क्या किया, बैटमैन ने बॉल को हिट किया, फोर्स लगाया। तो बॉल कितनी देर उसके संपर्क में रहा, तो बॉल बैट के जितनी देर संपर्क में रहा होगा तो बॉल उसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो बॉल कितना दूर जाएगा। वह बैटमैन कैच हो जाएगा कि वो बाउंड्री के बाहर जाके सिक्सर मिलेगा कि बाउंड्री के अंदर गिरेगा। यह इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसने कितना इम्पल्स बॉल को दिया है, और वो जो इम्पल्स मीन्स दैट विल बी द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। तो अब जैसे तो बैटमैन ने फोर्स लगाया बल्ले से, अब कितना देर के लिए वह कांटेक्ट में रहा, तो डेल्टा टी बढ़ गया। तो यदि डेल्टा टी बढ़ गया तो यदि फोर्स कम ही रहे, और उसी को कहते हैं कि ए वेरी गुड शॉट, देखते हो ना लोग चिल्लाते हैं, तो फोर्स कम ही रहे, लेकिन यह डेल्टा टी यानी कि बॉल का संपर्क बैट के संपर्क में बॉल ज़्यादा देर तक यदि रहा तो कम ही फोर्स लगाने पे बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। क्यों, उतना उसको इम्पल्स मिला, यानी कि उतना उसको लीनियर मोमेंटम मिला, यानी कि उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा मिली। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा मिली तो रेंज ज़्यादा कवर करेगा। बात समझा? आओ अब जा देखना। तो इम्पल्स यानी कि फाइनली यू कैन से दैट द इम्पल्स इक्वल टू नथिंग बट दैट इज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम विच ट्रांसफर टू द बॉडी। ओके, तो चलो बेटा अब यहाँ पे देखो, तो आई बराबर, अभी हम लोग अब कुछ यहाँ पे आपको आइडिया मिल गई है बेटा कि यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो आई बराबर इम्पल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम इंटरवल।
अब फोर्स तो हमको दिया ही है बेटा, फोर्स हमको दिया गया है, कुछ फोर्स दिया गया है, व्हाट एवर बी गिवन देयर पुट द वैल्यू 5t² + 5। अब देखो बेटा, अब हम जा रहे हैं कैलकुलेट करने I बराबर। तो अब चूंकि यह बेटा इंटीग्रेशन का केस है, क्योंकि यह फोर्स हमारा कांस्टेंट तो है नहीं, तो जब भी वो फोर्स वेरी करेगा तो चाहे वह डिस्प्लेसमेंट वाला x वाला रहे, चाहे वह t वाला रहे, आप उसको विदाउट इंटीग्रेशन कैन नॉट बी सॉल्व। तो अब क्या करोगे बेटा, f × dt लगा दोगे, क्योंकि आप इम्पल्स निकालने जा रहे हो कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर के जो भी समय हो, t1 से लेकर के t2 तक। और एक्चुअली फाइनली you will get from here that is the impulse, and you know that will be the change in the linear momentum. So finally after solving this you will get m delta v हो गया ना बेटा, m डेल्टा v को बेटा, या नहीं तो m v - u, तो आप फाइनली पाओगे चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। एंड नाउ देखो बेटा, अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए। तो अब जो ये बात याद आई है आपने लिख लिया। अब यहाँ से आपको आंसर तुरंत दे दोगे बेटा। इनिशियल वेलोसिटी यदि कुछ रही होगी तो u रखोगे, और ये मास दिया ही रहेगा वस्तु का, और यहाँ पर आपको v की वैल्यू निकालनी होगी, तो v की वैल्यू आप आसानी से यहाँ से बता सकते हो। अब चलो बेटा, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे अब चलो निकाल के देखा जाए। I बराबर फोर्स की वैल्यू रखा बेटा 5t² + 5, परहैप्स से गिवन 5t² + 5। हाँ बेटा, तो 5t² + 5 देखो बेटा, तो 5t² + 5 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर लगा दो dt, और लिमिट तो जानते बेटा कुछ दिया हुआ है, तो लिमिट दिया है बेटा लिमिट देख बेटा, तो क्या फॉर मास 5 सेकेंड बोला बेटा, 5 सेकेंड बोला है। तो 5 सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड कहा होता कि 2 से 5 सेकेंड के बीच, तो 2 से 5 लेते। कह रहा है कि 5 सेकेंड, तो सीधे 5 यानी कि 0 से लेकर के 5 सेकेंड बोल रहा है। एक बार चेक कर लो बेटा, यही है ना। हाँ बेटा, देखो बेटा, यहाँ पे कह रहा है ना कि मास फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक लगा बेटा, तो सीधे 5 ले लेना है, लोअर लिमिट नहीं दी हुई है। चलो, अब I बराबर वैल्यू ले लो बेटा, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो 5, अब इसको इंटीग्रेट कर बेटा, तो ये हो जाएगा t³ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। और 0 वाली लिमिट है बेटा ना, 0 वाली लिमिट को चाहे लो चैनल और t का डायरेक्ट मान रख दो, तो 0 से यहाँ 5 हो गया, और प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5t हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 से लेकर के 5 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो बेटा, आसानी से सॉल्व कर दो। अब देखो बेटा, अब ये हो गया 5/3 हो गया, और यहाँ पर ये 5t की वैल्यू रखोगे बेटा, इसमें है तो ये 5 है, तो 125 हो जाएगा, 125 यहाँ मिलेगा, और प्लस ये 5 बाहर ले लिया, और t की वैल्यू बेटा ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो बेटा, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 125 × 5 से मल्टीप्लाई करो, 625 हो जाएगा, तो 625 ना अपॉन 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 25 हो जाएगा बेटा। यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें ना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई से अगर सॉल्व कर दिया जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करो 75 हो जाएगा, और 625 75 700 हो जाएगा, तो 700 हो जाएगा, तो 700/3 हो जाएगा। अच्छा, अब यदि और छोटा किया जाए तो 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा बेटा, नहीं 3 गुणे कितना हो जाएगा, 20 है ना, 6 आ जाएगा बेटा। तो चलो अब डिवीजन कर दो बेटा, तो अब यहाँ पे 3 है बेटा, तो यहाँ पे 3 है, तो कितना बार 2 बार है ना, ठीक है बेटा, ठीक कर रहे थे। तो चलो, तो यहाँ पे 3 है बेटा, तो ये हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा बेटा, यहाँ एक 10 हो जाएगा, तो 10 का मतलब ये 3 हो जाएगा, फिर 10 आएगा, फिर 3 हो जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा ना बेटा। तो 233.3 क्या 200 न्यूटन सेकेंड, 233.3 न्यूटन सेकेंड। तो यह तो इम्पल्स आया ना बेटा, तो सो मच इम्पल्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट, टू द बॉडी। अब जानते हो कि सिंस I बराबर mv - u होता है, ये जानते हो बेटा। अब I की वैल्यू हमको मिल चुकी है 233.3 मिल चुकी है, मास 4 kg दिया ही है बेटा, और यहाँ पर v है तो बताना ही है, अब वस्तु पहले से रेस्ट में थी, ये दिया हुआ है। अब देखो बेटा, कितने आसानी से देखो क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो v बराबर देखो 2 3 कितना हो गया बेटा, 233 है ना, कितने 3 लिख दिया बेटा। हाँ चलो, तो अब हाँ बेटा देखना, तो अब 4v है ना बेटा,
तो अभी की वैल्यू बतानी है 233.3 और बटे 4 कर दो बेटा। अब इसको सॉल्व कर दिया, जो भी कुछ मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 4 गुणे 5 करोगे बेटा 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा, 3 आएगा 33 हो जाएगा बेटा, और 4 से गुणे 8 करोगे तो 32 हो जाएगा ना। और फिर 1 बचेगा बेटा, और यानी कि वहाँ पे 13 हो जाएगा। 4 गुणे 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, और 4 यानी कि 2 ले लो बेटा, 2 यानी कि 58.32 के लगभग ना बेटा, गुणा भाग कर लेना अपना, तो लगभग ये आएगा बेटा। तो 58.32, एक बार फिर से चेक कर लें बेटा। 4 गुणे 5 करोगे बेटा तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, और 20 का मतलब है कि 3 33 हो जाएगा। 4 गुणे 8 करोगे तो 32 हो जाएगा। हाँ ठीक है बेटा। तो चलो, तो सो मच मीटर पर सेकेंड ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ आंसर कितना आया बेटा, ये नहीं मायने है, मायने ये रखता है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। यदि फोर्स टाइम के फॉर्म में दिया होगा तब कैसे करोगे, यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में दिया होगा तब कैसे करोगे, यदि फोर्स बेटा कांस्टेंट होगा तब कैसे करोगे। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हमने सिखाया कि बेटा कैसे क्वेश्चंस को स्टार्ट किया जाता है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से बातों को समझ रहे होंगे। यदि ना समझ में आ रहा हो बेटा कहीं पर कोई बात, तो आप हमको कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्लियर, आप हमको ज़रूर बताएंगे, आप बताएंगे तभी मैं समझ पाऊँगा ना बेटा, और वैसे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझ पाऊँगा। तो फिलहाल आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर कह रहा है ना कि यह एक वस्तु रखी हुई है बेटा, यहाँ पर 20 kg की एक वस्तु रखी हुई है, ठीक, और इस पर एक फोर्स काम कर रहा है बेटा, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है F, और ये जो फोर्स काम कर रहा है बेटा यहाँ पर ना, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और सरफेस को स्मूथ बोला गया है बेटा, सरफेस को स्मूथ बोला गया, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है ना बेटा, ये दिया हुआ है 40 न्यूटन। कह रहा है कि डिटरमाइन वर्क डन इन फर्स्ट 4 मीटर। क्या बेटा कि पहले 4 मीटर को डिस्प्लेसमेंट करने में, मतलब कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्क डन इन फर्स्ट 5 मीटर, यानी कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट देने में इसको हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक बेटा, कितना वर्क करना पड़ेगा। फिर कह रहा है बेटा, फिर क्या कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है ना कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट velocity becomes 3 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हम इसको दें कि इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया बेटा, चलिए अब मैं बताऊं बेटा, आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे इसको शुरू ना बेटा, क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। और देखो, तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है बेटा, तो कहते हैं कि जैसे व्हाट इज़ द कंसेप्ट। तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट बेटा जानते हो कि ये टोटल का टोटल आपके कंसेप्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना आया दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप उस क्वेश्चन में फिजिक्स क्या है, अब जैसे मान लो बेटा बीच में जैसे दशमलव है, गुणा है, भाग है ना, तो और स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है, ये तो क्लास 6 का बच्चा भी जानता है। तो आपकी फिजिक्स यहाँ कहाँ पर है। फिजिक्स ये है बेटा कि आपको कोई प्रॉब्लम दिया गया तो आप उसको स्टार्ट कैसे कर रहे हो, यानी कि आपका वहाँ पे कंसेप्ट क्या है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि फोकस किस पे करना है, कंसेप्ट पे करना है, यानी कि आपको लॉजिक और थ्योरी और उसका जो थ्योरी पढ़े हुए हो उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करना है।
अब आप बहुत सारे फार्मूला आपके दिमाग में हैं, बहुत सारा आपको याद है बेटा, लेकिन जब क्वेश्चन बन के सामने आता है तो हम उस क्वेश्चन पर इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको, ये बात थोड़ी सी फंसाती है। इसी वजह से फिजिक्स से बच्चों को डर लगता है। ऐसा नहीं है, आप जितने भी कुछ जो भी कुछ फार्मूला जानते हैं तो बी श्योर कि वह क्वेश्चन जो जितना आप जानते हैं उसी से सॉल्व होगा। पहले तो 100% श्योर हो कि जितना आप जानते हैं बेटा उसी से सॉल्व होना है, बाहर से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लेनी है आपको। अच्छा, अब रह गई बात कि जैसे मान लीजिए कि जैसे देखते होंगे कि कोई टेक्निकल आदमी है, मिस्त्री है, और एक नट खोलना होता है तो तुरंत फट दिया अपने झोले में से क्या करता है, एक उसी नंबर का रिंच निकालता है जिसको खोलना होता है। जब कोई को अनाड़ी आदमी हो, यानी कैसे नॉलेज वाला आदमी हो, तो वह पहले एक लगाएगा तो उसको लगा के देखेगा, फिर दूसरा निकाल के देखेगा, अच्छा ये नहीं लग रहा है तो अच्छा इसको लगा दे, अच्छा इसको लगा दे, वो ऐसे करता है। जस्ट लाइक फिजिक्स, वैसे यहाँ पर भी है। जब बच्चा कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो यहाँ भटकता है, वहाँ भटकता है, ये करता है, वो करता है, अच्छा इसे आएगा, अच्छा वैसे, समय बर्बाद हो जाता है, वो पूरा पेपर देख नहीं पाता। तो ऐसे आपको इतना एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ना कि आपने क्वेश्चन को देखते ही सीधे वहीं पे पहुँचे जो यूज करना है। अब यह एक दिन में तो आती नहीं, अब इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, कॉमन पॉइंट। अब जैसे मान लो बेटा, अब यहाँ पर हम लोग पहुँचे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बेटा, तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे, क्या सोचेंगे। देखिए, अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर फोर्स कहीं और दिखाया गया है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो बॉडी एक्स एक्सिस पे जा रही होगी, तो यानी कि कहीं और दिखाया गया है। तो बेटा, तो बॉडी की मूवमेंट ये है बेटा, इस एक्सिस पे वस्तु जा रही है और फोर्स हमारा कहीं पर और है। तो अभी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो जानते हैं बेटा कि अभी अभी आपने एक नियम पढ़ा हुआ है कि जो वर्क होता है तो वर्क इक्वल टू फोर्स वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी शब्द पूरा क्लियर रहे कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वह फोर्स के दिशा में होना चाहिए। तो अब लेकिन चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ है कन्फर्म, बॉडी एक्स एक्सिस पे जा रही है, ये दिया रहेगा साफ साफ क्वेश्चन में, बॉडी एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो एक्स पे जा रही है, लेकिन अपने फोर्स तो लगाया है कुछ एंगल बनाते हुए, नो प्रॉब्लम। करना क्या है, बहुत आसान सी बात बेटा, यहाँ पर कुछ ना करिए ना। अब यहाँ पर आप क्या करिए कि एफ, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा बन जाएगा ऊपर बेटा। इस एंगल के जो एंगल दिया है उस एंगल के लिए क्या बनेगा, तो देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, बेस पे क्या बन जाएगा, एफ कॉस 60 बन जाएगा। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है जिधर वस्तु जा रही है उस दिशा में क्या बन रहा है, एफ साइन 60 बन जाएगा बेटा, बन जाएगा। देखिए बहुत साफ दिख रहा है। तो ये क्या बेटा, एफ का बेस यहाँ पर है, इस एंगल के लिए बेस यहाँ पर है, तो एफ कास और यहाँ पर एफ साइन सामने उसके। अच्छा, अब एफ साइन, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो आपको फोर्स का कंपोनेंट लेना है ना, यानी कि आपको क्या करना है, आपको इस फोर्स का कंपोनेंट लेना है डिस्प्लेसमेंट के दिशा में। चलिए, अब हम लोग वर्क यहाँ कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते बेटा। तो डब्ल्यू बराबर क्या कर सकते बेटा, एफ साइन 60 इंटू डिस्प्लेसमेंट ना बेटा। अब इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट बोल रहा बेटा, क्या रहा कि फर्स्ट 4 मीटर बोल रहा बेटा। तो अब यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट दिया बेटा फर्स्ट 4 मीटर, तो 4 मीटर हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर बेटा एफ की वैल्यू कांस्टेंट तो दिया ही है बेटा, एफ 40 न्यूटन दिया ही है, कांस्टेंट है वह, तो वह कांस्टेंट है, सीधे सीधे यहाँ पर कुछ करना नहीं बेटा, 40 ले लिया और साइन 60 यानी कि √3/2 हो गया और ये हो गया 4। अब फोर्स बेटा यदि इसको हम कट कर दें तो यहाँ पर 2 मिलता है और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते बेटा तो ये 80 आ जाता है, तो 80√3 जूल्स हो गया। तो एक आंसर, पहला आंसर तो हम लोगों का आ गया कि जो वर्क डन होगा 4 मीटर में, जो वर्क डन होगा वह होगा 80√3 जूल्स होगा बेटा, होगा। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 में क्या कह रहा, नंबर में दो में कह रहा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटा, कह रहा है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बिकम्स 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात तो बहुत साफ है बेटा कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हम कितना देख रहे हैं, 3 मीटर वेलोसिटी, यदि 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यदि हो जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ mv² और -u², यही फार्मूला है।
चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी का बेटा यही फार्मूला होता है। तो अब यदि देखा जाए ना बेटा, तो यहाँ पे हाफ हो गया और मास दिया है 4 किलोग्राम और वेलोसिटी ये तो पता नहीं, ये भी तो पता ही है बेटा, यहाँ तो दिया ही है। तो ये भी इसको कह रहा है बेटा कि 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं है ना, इनिशियल भी रहता तो हम वहाँ पे वैल्यू रखते, कुछ है नहीं, तो कुछ है नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 2 हो गया और 9 यहाँ 2 हो गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 18 जूल, होगा बेटा 18 जूल, यानी कि 18 जूल वर्क होगा। तो जब 18 जूल वर्क होगा बेटा तो उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। जब 18 जूल का वर्क होगा तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। अच्छा, अब बहुत आसान सी बात है कि 18 जूल वर्क करने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट कितना देना पड़ेगा। हो गई ना बात, कि 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट देने के लिए बेटा देखो कैसे सॉल्व हो रहा है ना, उन बातों पे जाओ, हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आप अपने अंदर वही क्षमता डेवलप करिए अपने अंदर। तो बेटा अब 18 जूल वर्क करने के लिए 18 जूल वर्क हो गया बेटा, यानी कि चेंज इन द काइनेटिक 18 जूल हो गया। इसका मतलब जानते हो कि यही बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर W होता है। सीधे शब्दों में क्या है, ये है 18, यानी कि W बराबर सीधे शब्दों में कहा जाए तो W बराबर कितना हो जाना चाहिए, W बराबर हो जाना चाहिए 18 जूल हो जाना चाहिए। अब 18 जूल होने के लिए करना क्या पड़ेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा बेटा, तो W बराबर क्या होता है जानते हो बेटा, कि W बराबर होता है FD, W बराबर होता है बेटा FD ना, तो FD ये नहीं है W बराबर FD cos थीटा नहीं, तो W बराबर FD और थीटा तो ये देखोगे ना बेटा कि कहाँ का थीटा दिया हुआ है, कहाँ का थीटा दिया हुआ। हाँ, कभी कभी अब जैसे मान लो बेटा, अब यहीं पर कोई बच्चा स्टूडेंट गलती कर दे और वो क्या करे कि वो कहे कि भाई W हमको निकालना है, वर्क निकालना है, तो W बराबर तो FD cos थीटा होता है, तो W बराबर FD cos थीटा सीधा F रखा है, यहाँ पर D रखा बेटा, और D रखा और cos थीटा cos 60 कर दिया। आंसर एब्जर्ड, दैट इज द रॉन्ग हो गया। सवाल एक क्यों, अरे भाई जब यहाँ पे एंगल रहता बेटा तब न थीटा वहाँ पे कास आता, एंगल ऊपर दे दिया है तो कहाँ से कास हो गए बेटा, और अब तो वहाँ पे साइन आएगा ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि कभी कभी बच्चे लर्न किए रहते हैं, मतलब उनको पता होता है, फिर भी उनके आंसर सही नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वह ये ध्यान नहीं दिया, जैसे अब यहाँ पर कि हमारा थीटा कहाँ का दिया हुआ, थीटा तो वर्टिकल से एंगल दिया है ना बेटा, तो अब जहाँ पे कास था वहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा ना। चलो, तो ये सब बातें, बस यही सब प्रैक्टिस। अच्छा, अब ये सब जानते बेटा, ये केवल कहीं घबराने की बात नहीं होती है, ये सब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी चीज़ें तैयार रहती हैं। अब जैसे हमको क्या कोई बात याद है नहीं, हम कैसे कर रहे हैं, देखो बेटा क्वेश्चन आपके सामने बना रहे हैं डिफरेंट और फिर उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का सेंस ये बेटा कि जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार है, अब हमको कुछ सोचना नहीं है, तब हमको जो भी सिचुएशन आप देंगे तो हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो आपके अंदर कुछ रटने से कुछ भी नहीं है। जैसे वाले आपने रट रहे हैं कि W बराबर FD cos थीटा होता है, अब W बराबर FD cos थीटा बेटा, cos थीटा कोई ज़रूरी है कि cos रहे। अब जैसे मान लो बेटा रट इंटीग्रेशन आज इंटू DX, नो, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वहाँ पे ये देखो बेटा कि ये F इंटू इंटीग्रेशन क्यों लगाया गया ना, मतलब उसमें जो लॉजिक है, उसमें जो फिजिक्स है, उस पे जाना है। तो चल बेटा, अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब W की वैल्यू तो बेटा अब ये देखो W की वैल्यू तो आ चुकी है ऑलरेडी, तो W वैल्यू आ चुकी है बेटा, कितना बोल रहा है, तो 18 जूल बोल रहा है, 18 जूल बोल रहा है बेटा ना। अच्छा F, तो F की वैल्यू कितना रखा जाए बेटा, तो F की वैल्यू तो साफ देख रहे हैं बेटा कि F कितना लगा हुआ है, तो F sin 30 और वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किया है बेटा। तो अब यहाँ वैल्यू F sin 60 ले लिया जाए फिर से यहाँ पे, तो देखो बेटा F sin 60 है, तो अब ये कितना बेटा F sin 60 है, देखो बेटा F sin 60 है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट तो माना x, और यही तो डिस्प्लेसमेंट तो पूछ रहा है, कब की डिस्प्लेसमेंट बताना है, जब वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी तब वाला बताना है। तो अब करना क्या है, बहुत आसान है। अब देखो बेटा 18 ले लिया और F यहाँ पे दिया है 40 दिया है और sin 60 है, तो बेटा तो √3/2 हो गया, और हमको ये x की वैल्यू बतानी थी तो हमने x अननोन कर लिया है। अब यहाँ पे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 18 से 2 यहाँ पे कर दिया जाए, ऐसे इसको 20 कर दिया जाए बेटा, कर दिया जाए। अच्छा, अब देखो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू हम लोग बतानी है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 20√3 से डिवीजन हो जाएगा, तो 18/20√3 हो गया। चलो,
और यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो x की वैल्यू ये देखे ना बेटा, तो 2 से डिवीजन करें तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा, तो 0.9/√3 मीटर हो जाएगा, 0.9/√3 मीटर हो जाएगा। यानी कि x बराबर कुछ और छोटा वोटा का मन चाहे तो कर लो बेटा, तो और करोगे तो या रहने दिया जाए, छोड़ दो बेटा, क्या ज़रूरत है, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा करोगे। तो आंसर कितना है बेटा, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि x की वैल्यू 0.9/√3 मीटर। फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। तो ये है डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक बेटा। आओ चलो अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन ले लें दूसरा। और बेटा इस तरह से एक क्वेश्चन दिया है बेटा, और यहाँ पर लिया है F ना, यहाँ पर लिया है F, ठीक, न्यूटन, और चलो यहाँ पर लिया बेटा 5, यहाँ पर लिया है 20, ये है 2, ये है 8, ये है 12, ये है 16 और ये है बेटा 30। सेकेंड, ठीक, और ये दिया है बेटा। चलो अब आपसे पूछ रहा है ए बॉडी ऑफ मास 30 kg इज इन रेस्ट एट ओरिजिन। कह रहा है कि कोई 30 ग्राम की वस्तु है जो ओरिजिन पर रेस्ट में है ना, ऑन स्मूथ सरफेस। कह रहा है कि स्मूथ सरफेस पर कोई वस्तु इस तरह से रखी हुई है। अच्छा, ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट according to given graph। चौथा, तो कह रहा है कि इस वस्तु में एक वस्तु है जो ओरिजिन पर रखी हुई है, उस पर अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ग्राफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है। यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है बेटा उसका डायग्राम ये है। अब आपसे यहाँ पर कुछ पूछ रहा है बेटा, आपसे कह रहा है ना कि डिटरमाइन velocity of body at t equal to छोटा t equal to 30 सेकेंड। क्या डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t equal to 30 सेकेंड। t बराबर 30 सेकेंड पे कह रहा बेटा कि वेलोसिटी बताओ ना, t बराबर 30 सेकेंड पर कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक। और हाँ चलो ठीक बेटा, बस इतना ही कर लिया जाए। हाँ, ट्राई टू डू द क्वेश्चन। हो गया बेटा, जल्दी मार दें आंसर। हाँ, ये इसके सामने बेटा, हो गया। चलो बेटा मैं कर रहा हूँ, अब आओ देखो। तो अभी थोड़ा वर्क एनर्जी पावर, इसमें बहुत सारी चीज़ें बतानी है बेटा। तो अभी मैं अभी बताया कि वर्क कैसे कैलकुलेट करके कुछ टाइप का भी बस इनिशियल बेसिक लिया अभी। अच्छा, अब इसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे, जस्ट इसे अगले लेक्चर में देखेंगे बेटा। तो आइए, तो फिलहाल अभी इसका आंसर ले लिया जाए। चलो बेटा देखो, अब यहाँ पर एक फोर्स तो देख रहे बेटा कि ये तो बात बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि जो यह फोर्स लगा हुआ है वह फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वायरिंग फोर्स है ना। देखो बेटा, ये वायरिंग फोर्स देख रहे हो, यानी कि यहाँ फोर्स दूसरा है, फिर यहाँ से आता दूसरा है, फिर यहाँ से आता दूसरा, बेटा देख रहे हो ना। तो ये एक वायरिंग फोर्स है।
यह कि यहाँ की एरिया को मैं A1 ले लूँ, यहाँ की A2 ले लूँ और यहाँ का A3 ले लूँ। तो चूँकि यहाँ पर बेटा फोर्स वाई एक्सिस पर क्या है, फोर्स है, तो जानते हो कि एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर dy इंटू डी एक्स होता है। dy का मीन्स वह जो भी y पर रहे, यानी क्या है y पर, f है। dx मीन्स जो भी x पर रहे यानी टाइम है, तो टाइम। और फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू इंटरवल ऑफ द टाइम लिख सकते हो, और इसी को कहते हो इम्पल्स कहते हो ना बेटा, इसी को इम्पल्स यानी कि आई लिखते हो इसी को। अब एक बात तो बेटा, अब इस एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको कि अच्छा एफ और टी है तो ये इम्पल्स बताएगा, और इम्पल्स जब बताएगा ना तो इम्पल्स बराबर तो जानते ही हो कि ये इम्पल्स बराबर है तो एम और वी माइनस यू होता है। अब ये भी बताया पिछले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो बहुत आसान सी बात हो गई भाई, नहीं हो गया, देखो बहुत आसान सी बात हो गई, ये तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग निकाल लिया जाए कि आई का मान निकाल लिया जाए पहले, आई बराबर कितना होगा, तो आई बराबर सीधे एफ और टी यानी कि एरिया। अब एरिया कुल कितने हो रहे हैं बेटा, A1 प्लस A2 प्लस A3, तो आई बराबर कितना हो गया, A1 मीन्स क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हुआ, तो हाफ इंटू बेस मीन्स 8 इंटू हाइट मीन्स 20 प्लस A2 8 है और 16 है, तो कितने का गैप हुआ बेटा, 8 का हो गया, 8 हो गया, इंटू हाइट मीन्स 20 प्लस अब क्या बेटा, ये तीसरी एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया 16 है और 30 यानी कि 14 हो गया, और बेस हाइट तो वही है 20 है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो आई बराबर कितना आ रहा है, 2 से यहाँ कट करो बेटा, ये 4 हो गया, और 20 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 80 हो जाएगा ना, हो गया बेटा। अच्छा अब यहाँ पे करोगे बेटा तो ये 160 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 आ जाएगा, और 7 में 20 करोगे तो 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक। अब बेटा आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो 160 और 140 200 300 हो जाएगा, 380 आ जाएगा, 380 क्या, न्यूटन सेकेंड। तो आई इम्पल्स की वैल्यू आ गई 380 न्यूटन सेकेंड। अच्छा अब जानते हो बेटा कि यही आई बराबर हमारा क्या होता है, डेल्टा पी होता है, यानी कि आई बराबर एम और वी माइनस यू होता है। इनिशियली क्या था, यू का मान 0 बस तो रेस्ट में थी पहले, तो अब ये तो वैल्यू आ चुकी है आपका 380 आ गया बेटा, और मास 30 kg दिया हुआ है, और वेलोसिटी परहैप्स आपको बतानी है, तो अब चेक कर लो बेटा बताना क्या था, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ना बेटा, देखो टी बराबर 30 सेकंड पर, तो 30 सेकंड पर आपने एरिया निकाला ही हो, तो 30 सेकंड में देखिए यहाँ पर देख रहे हो ना, ये 30 सेकंड है, मान लो 16 सेकंड में पूछा होता तो हम इतना ही एरिया लिए बेटा, तब इतना ही लेते, तब हम इसको नहीं लेते, बात समझ रहे हो ना, जितना टाइम पे पूछे बस वही एरिया लेना रहेगा। तो अब 30 पे पूछा था बेटा, यानी कि इसलिए पूरी एरिया लेनी पड़ी है हम लोगों को। अब देखो अब वेलोसिटी बतानी थी, 0 से 0 हटा दिया, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 38/3 हो गई, तो v की वैल्यू कितनी आ जाए बेटा, तो 3 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर कितना आ जाए, 8 है तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना, हाँ 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, तो 3 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा बेटा, तो 12.6 मीटर पर सेकेंड है बेटा, तो 12.6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो अभी फ़िलहाल हम इस लेक्चर में ना तो थोड़ा सा इधर बीच में गैप हुआ है आप लोगों का लेक्चर, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कवर करने का, और इधर जो अभी आपकी दीपावली की छुट्टी वगैरह भी होने वाली है ना बेटा, तो अभी इस छुट्टी में मैक्सिमम जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी कुछ होगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको 2-3 वीडियो जो पीछे का है, जो जल्दी है, चूँकि थोड़ा सा कोर्स पीछे है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक आप इसको पूरी अच्छी तरह से तैयार करिए, जितना पढ़ाई अभी आप तैयार करिए, और कोशिश करेंगे कि विदिन 48 आवर्स आपको अगला वीडियो ज़रूर मिलेगा, इसका अगला पार्ट। तो अगले पार्ट में 2 लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे पूरा, वर्क एनर्जी पावर। तो अब अगले पार्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि L27 में, ये था L26, तो L27 में हम फिर मिलते हैं L27 में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।